वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। अगर मेरे से आज की डेट में कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी जिंदगी में क्या है, तो मैं बोलूंगा उसको समय। समय एक ऐसी चीज है यार, आप लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, आप लोग कितना भी कुछ लाइफ में अचीव क्यों ना कर ले, पर लेकिन समय कभी आप लोग नहीं खरीद सकते। जो 24 आवर एक आप लोगों के पास में है, वही 24 आवर मेरे पास में है, वही 24 आवर हर एक उस इंसान के पास में जो आज के डेट में कुछ अचीव कर रहा है। तो अगर समय को आप लोगों ने ढंग से यूटिलाइज करना सीख लेना जिंदगी में, तो जिंदगी में और कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि एक तरीके से जो बड़े बड़े आदमी होता है ना, कि हाँ उनका समय जो होता है काफी कीमती रहता है, कि हाँ उनसे मिलने के लिए यार समय लेना पड़ेगा। और वरना नॉर्मल इंसान है, उससे कभी भी जाकर किसी भी टाइम आप लोग मिल लो, वो आप लोगों को फ्री मिलेगा। पर लेकिन जो रियलिटी में अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करते हैं, वो गिना चुना टाइम रखते हैं और सबको पता होता है कि आने वाले टाइम में उनको क्या करना है। जो टाइम को ढंग से यूटिलाइज करते हैं उनको पता होता है कि आने वाले 1 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है। तो सारा टाइम उनका लगभग डिसाइड होता है, उनके पास में प्रॉपर प्लानिंग होती है कि अपनी जिंदगी को इस तरीके से लेकर चलना है। अगर ये सारी चीजें आप लोगों ने अपनी जिंदगी में से, इसमें से कुछ भी चीजें अगर थोड़ी भी अगर आप लोगों ने की है, तो आप लोग बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हो। देखिए जिंदगी में ना समय को इंपॉर्टेंस देना अगर सीख लिया, तो समय भी आप लोगों को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देगा। तो टाइम रहते हुए चीजें अगर बहुत सारी अच्छी हो जाए, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को चीजें सुधरती नजर आएंगी। वरना जब समय निकल जाएगा तो फिर वही बात आती है, फिर पछता है क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इन सब चीजों से अगर आप लोगों को ऊपर उभरना है, तो समय को ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर एक बार नष्ट हो गया तो फिर वो आप लोगों को कभी समय नहीं देगा। तो इसलिए यहां पर ये बात बोली गई है, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। एक यहाँ पर बड़ी ही एक प्यारी सी एक मेल मेरे पास में ही, हमारी जो फैमिली मेंबर है उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है और जब आप लोग मेल करते हैं, तो जितनी खुशी आप लोगों को सिलेक्शन की होती है, इतनी खुशी मुझे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनके द्वारा बोला गया कि हिंदू एडिटोरियल को सुनती थी, जिससे इंटरव्यू और मेंस में काफी ज्यादा फायदा इनको देखने को मिला। तो इस तरीके से जो भी आप लोगों को जो सिलेक्शन होता है, आप लोग इस तरीके से एक तरीके जब मेल लिखते हो, तो रियलिटी में यार अंदर से खुशी आती है बहुत शानदार वाली, कि हाँ एक तरीके से अपना एक परिवार का मेंबर जो है उसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इतने लंबे समय तक जब कोई मेहनत करते रहता है, और फिर 81 रैंक इनकी यहाँ पर देखने को मिली, जो कि एक अच्छी रैंक आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जब भी आप लोगों का सिलेक्शन हुआ करे, जिस पोस्ट पर आप लोग जाते हैं, कोशिश ये किया करो कि वहां पे रुकना नहीं है, ठीक है, फिर आगे के लिए ट्राई करना है। तो ये हमेशा अपने मन में रखो, जिससे कि आप लोगों को काफी कुछ अपने अंदर मोटिवेशन भी देखने को मिलेगा, और कंटिन्यूस इसी तरीके से चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरे देखिए, अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो सब उसको कांग्रेचुलेशंस भी बोला करो, इसी से आप लोगों को भी अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ कुछ हम लोग को करना है, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने देखा है जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन होते हैं कईयों के, पर यूपीएससी वाले मेल नहीं करते हैं नॉर्मली, ठीक है। क्योंकि एक वो होता है ना कि जैसे मान लो मैंने कोई इंटरव्यू प्रोग्राम चला दिया, ठीक है, तो मैं सबके रोल नंबर लेकर रख लूंगा, तो फिर मैं बोलूंगा अच्छा अपने आप चूज करके अच्छा इनका हुआ है, ठीक है। पर लेकिन स्टेट पीसीएस में मैंने देखा है, इवन जो यूपीएससी के थ्रू सीडीएस एनडी होते हैं वो भी मेल करते हैं, पर आईएएस वाला थोड़ा सा एक अलग ही पैटर्न हो जाता है, ठीक है। वहां पे लोग एक अलग पैटर्न में ज्यादा पहुंच जाते हैं। चलिए जो है कोई नहीं, आगे देखेंगे क्या क्या चीजें। अभी तो फिलहाल जो भी है, अभी फिलहाल कांग्रेचुलेशंस। तो इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली अभी एक पेपर में पूछा गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने कितनी बार आप लोगों को पढ़ा है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर संविधान के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, तो फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज ए फंडामेंटल राइट, तो कौन से आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 20। तो ये मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। वीडियो के एंड में फिर आंसर बताऊंगा, फिर से आप लोगों का रिविजन करा दूंगा। बेसिक पर्पज मेरा यही है यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी लेने का, कि ताकि आप लोगों का कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिविजन करा सकूं। उसका रीजन ये है कि अभी हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है, तो इसके चलते पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन आप लोगों का आ जाए, ठीक है। इसके चलते बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से कुछ चीजें पूछ ले। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर काफी ज्यादा टॉपिक, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा, ताकि जाते जाते एक बार और आप लोग इसको अच्छे से रिविजन कर लें और कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को न मिले, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग चीजें देखेंगे। एडिटोरियल है यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें, और हाँ संडे का डिस्कशन जरूर सुनिएगा। संडे के डिस्कशन में काफी सारे प्यारे प्यारे आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं। जो बचे हुए आर्टिकल वो भी आप लोगों के देखने को मिलेंगे, और भी एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेगी। मैंने आप लोगों से बोला था ना टॉपिक, मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक भी बोला था पढ़ाने के लिए, वो दोनों टॉपिक भी मैं संडे में कवर करूंगा। तो संडे का लेक्चर जरूर देखेगा, बहुत कुछ नया आप लोगों को जानने को मिलेगा, वो भी स्टैटिक पोर्शन के साथ में, ठीक है। तो उससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो एक अच्छे लेवल पर आप लोगों को पहुंचेंगे। आज है सैटरडे में आप लोगों को पता है कि एडिटोरियल जो है वो कम आते हैं। एक साइड में आप लोगों को ग्राउंड जीरो देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर लोकल एरिया में जो गैंग वॉर चल रही है तमिलनाडु में, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है।
यहाँ पर जो आर्टिकल देखें वो बड़े ही प्यारे आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे क्या क्या सिचुएशन है, तो डिटेल में जानेंगे। ये वाला आर्टिकल मुझे काफी अच्छा लगा जो कि क्वाज़ी फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहा है। तो क्वाज़ी फेडरल हमारी कंट्री को बोला जाता है, तो किसके द्वारा बोला जाता है ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूरा डिटेल में स्टैटिक पोर्शन के साथ में पूरे टॉपिक को कवर करूंगा, काफी अच्छे से आप लोग यहाँ पर इसको समझ पाएंगे। हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो हेल्थ सिस्टम को लेकर बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए यहाँ पर, जिसको आप लोग जानेंगे तो आप लोग कुछ नया जानने को मिलेगा। बेसिकली फोकस किया गया यहाँ पर एक टर्म है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है। तो कम्युनिटी मेडिसिन में और कम्युनिटी हेल्थ को एक साथ में लेकर चलने की बात की गई करिकुलम में, जब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ताकि और अच्छे लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर वो लोगों के साथ में कनेक्ट हो सके। तो ये तो खैर एक आर्टिकल हो जाएगा, पर लेकिन कई सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, उस तरीके से टॉपिक को हम लोग समझेंगे। और ये है नोबेल प्राइज के बारे में। तो आप लोगों को पता है, मैंने बोला था कि जब नोबेल प्राइज सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक कंप्लीट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं फिलहाल अभी कवर नहीं कर रहा हूं, जैसे पूरे होंगे तो ये मैं आप लोगों को पूरी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे मैंने 18, 19 और 20 की प्रोवाइड कराई थी, ठीक है, ताकि एक जगह सारी चीजें इकट्ठी हो जाए। और अब की बार जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ये वाले नोबेल प्राइज आप लोगों के लिए अभी है भी नहीं, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों को खासकर मैंने बताया 2019 और 2020 के आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से आप लोगों के काफी ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन बनने के, क्योंकि अभी ये रिसेंटली है तो ये भी आगे एग्जाम आएंगे उनमें बनेगा। अभी कम से कम ये माना जाता है कि 15 से 20 दिन पहले का तो कम से कम करंट अफेयर नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं फिलहाल के जो नोबेल प्राइज है, ओके। तो ये कुछ बातें थी, आइए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा और काफी डिटेल में कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। सबसे पहले जो मैं आप लोगों से बात करूंगा, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है। फेडरलिज्म को आप लोग बोलते हैं संघवाद का ढांचा। अगर फेडरलिज्म के बारे में आप लोगों से बातें की जाए तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है। नॉर्मली एक फेडरल कंट्री को अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अपनी कंट्री का उदाहरण देकर मैं आप लोगों को चलूं, एक साइड में यहाँ पर नेशनल लेवल की हमारी कंट्री की गवर्नमेंट और दूसरी साइड में आप लोगों को स्टेट लेवल पर देखने को मिलेगी। अगर बात यहाँ पर की जाए तो फेडरलिज्म का बेसिक फंडा ये होता है कि सेंटर जो है वो सबको स्टेट को साथ में लेकर चले, इस तरीके से दोनों मिलकर काम करें। सेंटर की अपनी पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे एक अच्छा उदाहरण अगर दूं मैं आप लोगों को फेडरलिज्म का, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है, जिसमें सेंटर की एक अलग पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी और स्टेट की अलग पावर है। इवन अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बातें करूं, वहां पर आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि जो खुद की वहां पर सेंटर के अंदर जो अगर अलग सिटीजनशिप है और स्टेट के अंदर अलग सिटीजनशिप है। तो यहां पर आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में आप लोगों ने बुद्धिज्म पढ़ा होगा, ठीक है। तो बुद्धिज्म में आप लोगों को एक बात देखने को मिलती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक मिड पाथ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वो ज्यादा एक्सट्रीमिज्म के ऊपर नहीं बात करते हैं कि हाँ हम लोग को यहां पर इधर जाना है या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम उधर जाना है। वो हमेशा बात करते हैं मिड पाथ के बारे में, यानी कि ना ज्यादा ब्लैक ना ज्यादा व्हाइट, अपना मिड पाथ पे लेकर चलो। तो ये मिड पाथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी स्ट्रक्चर जो है उसके बीच में आप लोगों को क्वाज़ी फेडरलिज्म देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं यूएसए के बारे में, तो यूएसए में एक अच्छा फेडरलिज्म आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि सेंटर और स्टेट जो होते हैं उनकी अलग अलग पावर होती है, अलग अलग कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, खुद की सिटीजनशिप, सारी चीजें। एक साइड में यूनिटरी देखने को मिलेगा, जैसे यूके के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। पर लेकिन हमारी कंट्री ऐसी है, कहीं आप लोग को फेडरलिज्म की एक झलक नजर आएगी इसके अंदर। जैसे स्टेट जो है उनके अलग चीफ मिनिस्टर हैं, अपने खुद के रूल और रेगुलेशन बनाते हैं। हमारी कंट्री में अलग से स्टेट को पावर दे रखी है, संविधान के अंदर जाएंगे। पर एक साइड में आप लोग को यह भी देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री में यूनिटरी आप लोगों को कहीं ना कहीं एक फीचर नजर आएगा, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप है हमारे देश में। ऐसा तो नहीं है दो सिटीजनशिप है, राज्य की अलग है और जो सेंटर की अलग है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आगे जाएंगे तो जब डिवीजन ऑफ पावर की बारे में बात करते हैं, तो जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर कोई रेजिड्यू सब्जेक्ट आ गया, कोई बचा बुचा सब्जेक्ट आ गया, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंटर के हाथ में वो सब्जेक्ट रख दिया जाता है, ठीक है। जुडिशरी हमारी कंट्री में यूनिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्टेट की कोई जुडिशरी नहीं है, एक सिंगल यूनिटरी जुडिशरी हमारे देश में है। और रही सही कसर जो पूरी कर देते हैं, तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 1975 से लेकर 77 तक इमरजेंसी रही। तो जब इमरजेंसी लग जाती है तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नॉर्मली चली जाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। तो ये यूनिटरी फीचर है हमारे कंट्री के संविधान के। पर लेकिन अगर आप लोग बात करें क्या हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर, अगर उसके बारे में कोई बात करें तो उसके भी फीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबसे ऊपर हमारा संविधान है, उसके नीचे सेंट्रल स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों को फेडरल फीचर नजर आएगा। बाइकैमरिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिस तरीके से सेंटर पर आप लोगों को लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट के अंदर भी आप लोगों को बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक और इंपॉर्टेंट जो फीचर मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, वो है एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाकायदा वहां पर चीजें मेंशन कर रखी हैं कि सेंटर की चीजें और ये है बेसिकली स्टेट की चीजें, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं
तो वहां पर भी आप लोगों को नजर आएगा कि अमेंडमेंट जब किया जाता है अगर संविधान के अंदर में, तो वहां पर स्टेट को भी साथ में लेकर चला जाता है अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो सेंटर के अंदर तो जुडिशरी है नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अभी एक काफी अच्छा जो आपको साधन देखने को मिलेगा अगर बात करें फेडरलिज्म के बारे में, तो जीएसटी हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया, तो उसमें सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं, इवन स्टेट को ज्यादा पावर दे रखी है। तो अब आप लोगों को मैंने बताया हमारा देश में जो यूनिटरी सिस्टम भी है और हमारे देश में आप लोगों को बेसिकली फेडरल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के बीच का जो सिस्टम होता है उसको बेसिकली क्वाज़ी फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो ये पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों से कोई पूछ ले कि ये क्वाज़ी फेडरल सिस्टम क्या होता है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों के माइंड में रहेगा। तो जब आप लोगों को देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोला जाता है कई बार, जब दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन में काम करते हैं, तो ये एक अच्छा फेडरलिज्म आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर काम करेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊं जो कि थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुननी है, हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो टोटल मिलाकर 12 शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 12 शेड्यूल में से जब मैं आप लोगों की नजर यहां पर डलवाऊंगा 7वें शेड्यूल के अंदर, तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इसके अंदर कुछ लिस्ट मेंशन है, ठीक है, जिसमें डिवीजन कर रखा है। जैसे कि यूनियन के पास में 100 है सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर में, स्टेट के पास में 61 है और कॉन्करेंट में आप लोगों को 52 के करीब यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये यहां पर अगर बात करें, यहां पर ये आर्टिकल 246 के अंदर आता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आर्टिकल 246 के अंदर ओरिजिनली यहां पर ये मेंशन है यूनियन लिस्ट 97, स्टेट लिस्ट 66 और 47। यानी कहने का मतलब यहां पर ये पहले कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे और स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। पर लेकिन बाद में क्या किया गया, कई सारे सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिए। जैसा मैंने एजुकेशन को बोला था आप लोगों के लिए, तो एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में इसको स्टेट लिस्ट से हटा के यूनियन लिस्ट में ला दिया और बोला कि दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे अगर कल को कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाना है। एजुकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहां पर हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। यहां पर ये 5 सब्जेक्ट मैंने बोला अभी, यहां पर 66 थे तो 61 हो गए, यानी कि 66 से 61 हो गए यहां पर ये, और यहां पर जो 47 थे तो 52 हो गए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट यहां पर सेंटर से वो स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में गए ये आप लोगों को बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को यहां पर बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी आप लोगों को पता है यहां पर अगर बात करें हमारी कंट्री में अगर कोई स्टेट के जो बाउंड्री बनानी है उसके बारे में अगर कुछ करना है तो सारी पावर सेंटर के हाथ में देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों को शेड्यूल फर्स्ट में नजर आएगा। शेड्यूल सेकंड में जब आप लोग जाएंगे यहां पर तो उसमें बात करते हैं पे एंड अलाउंसेस के बारे में, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, इनके बारे में बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल भी आप लोग यहां पर बराबर में लिखे हुए हैं। जब थर्ड आप लोग जाएंगे यहां पर थर्ड में, तो याद रखिएगा जैसे नॉर्मली आप लोग बोलते हैं ना, जैसे कई बार देखना, जैसे अगर हिंदू के बारे में थोड़ा बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा ओम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर याद लीजिएगा कि ओम शांति, इस तरीके से नहीं कि हाँ ओथ ले रहे हैं यार ओम का नाम लेकर, ठीक है। तो याद रखने के लिए वैसे आप लोग इसको गलत तरीके से मत लेना, जैसे कोई दूसरा रिलीजन के बोलेगी सर ये क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बस याद करने के लिए थोड़ा सा बोला जा रहा है। मुझे जैसे मुझे याद आया जैसे कि, तो मुझे लगा कि थोड़ा बताऊंगा तो आप लोग इसके याद रख पाएंगे। तो तीसरे में ओथ आप लोग को देखने को मिलेगी। फोर्थ में क्या रहता है, सीट ऑफ एलोकेशन रहती है राज्यसभा के लिए, तो ये आप लोग को फोर्थ में देखने को मिलेगी। फिफ्थ में आप लोग को देखने को मिलेगा शेड्यूल एरिया के, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के अंदर मैंने अलग से लेक्चर बना रखे हैं, पॉलिटी के आप लोगों ने देखे होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी उस टाइम पर आप लोगों को बताया था यहां पर एटीएम पर मनी नहीं है, यानी कि जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो बात करता है यहां पर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। पर लेकिन एटीएम जैसे कि यहां पर अगर बात करें एटीएम, एम का स्क्वायर हो गया यहां पर, ठीक है, जो कि मिजोरम और मेघालय हो गया, पर मनी नहीं है इसके अंदर। तो एटीएम के अंदर मनी नहीं है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये सिक्स शेड्यूल में आप लोगों को आ जाएगा। 8th शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलेगी टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को इसके बारे में काफी डिटेल में कई बार बताया, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, क्या पता क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे पहले सिंधी ऐड की गई, इससे पहले हमारे कंट्री में जो 22 लैंग्वेज बोली है, स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी हमारे जो 22वें जो यहां पर अगर बात करें इसके बारे में, तो स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी जो 8वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे, पर लेकिन फिलहाल कितनी हो गई, तो 22 लैंग्वेज हो गई है, ठीक है। तो पहली जो लैंग्वेज ऐड की गई थी वो सिंधी थी यहां पर, जो कि 21वां संविधान यानी कि 21st अमेंडमेंट किया गया था 1967 में। दूसरी, तीसरी और चौथी यहां पर यानी कि कोंकणी, मणिपुर और नेपाली ऐड की गई यहां पर। फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड की गई यहां पर। तो याद रखिएगा ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में। इसी के साथ में आप लोग ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, उड़िया को रीनेम किया गया यहां पर, उड़िया बोलते थे, इसको उड़िया बोला गया। तो 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2011 के अंदर में। और यहां पर इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंग्लिश इज नॉट द, हमारे कंट्री में जो शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इंग्लिश इज नॉट इन द लैंग्वेज लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोल सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं आती है संविधान के अंदर। तो टोटल ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो सारी लैंग्वेज यहां पर लिखी हुई है, तो आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, ये कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मलयालम, ठीक है, मराठी,
नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो टोटल मिलाकर स्टार्टिंग में जितनी थी अब काफी ज्यादा आप लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर 9th जो है वो लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है, तो 1951 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, ठीक है। 10th में आप लोगों को पता है एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, तो ये ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में। फिर यहाँ पर 11th काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था यहाँ पर 1992 में, तो हमारी कंट्री में पंचायत और उनकी पावर के बारे में बात की गई। 12th जो है यहाँ पर ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में। तो ये सारा जो शेड्यूल है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जब हम लोग लिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंटर लिस्ट, तो ये बताती है कि सेंटर का पावर अलग है और स्टेट का पावर आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। इसके चलते यहां पर पावर का डिवीजन है, तो हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम भी आप लोगों को यहां पर अच्छा खासा नजर आता है। पर लेकिन जो रेजिडुअरी पावर है, मैंने आप लोगों को बताया था, जो एक्स्ट्रा पावर आती है वो यहां पर सेंटर के अंदर में आते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कई बार कि सेंटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही बातें यहां पर जो है वो राइटर बेसिकली बताना चाहते हैं कि क्यों ना हम लोग अपने संविधान में अमेंडमेंट करें। मतलब अमेंडमेंट क्यों करें, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो राइटर जो है अमेंडमेंट बेसिकली कुछ पर्पज है जो अमेंडमेंट वो कराना चाह रहे हैं। राइटर जो है अमेंडमेंट इसलिए कराना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री ना तो फेडरल है और ना ही हमारी कंट्री यूनिटरी है। तो हम लोग क्यों अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि हम लोग इसको क्वाज़ी फेडरलिज्म अपने संविधान के अंदर मेंशन करें। नॉर्मली बोला यह जा रहा है कि अगर आप लोग देखें हमारे संविधान में, पता आप लोग कितने अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो याद रखिएगा पिछले 70 सालों में हमने अब तक अपने संविधान में 105 बार हम लोगों ने अमेंडमेंट कर दिया है, जबकि पिछले 250 सालों में यूएसए ने कितने किए हैं? ओनली 27 टाइम्स अपने संविधान में अमेंडमेंट किए हैं। तो हमारा कंट्री में अमेंडमेंट ज्यादा हो चुके हैं, जबकि हमारे 100 साल भी नहीं हुए अभी, ठीक है। और यूएसए के लगभग 250 साल पूरे हो चुके हैं और वहां पर इतने सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो वहां पर ओनली इतने कम अमेंडमेंट हुए हैं। तो इस तरीके से ये बोला था कि क्यों ना हम लोग चीजों को यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से लेकर चलें ताकि हम लोग इसको पैटर्न को थोड़ा समझ सके, ठीक है। कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि पहले तो मैंने आप लोगों को यहां पर ये बता रखी कि अगर बात करें फेडरलिज्म के बारे में, तो एक तरीके से जहां पर एक बुद्धा वाला पाथ फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर इंटरमीडिएटरी पाथ होता है जब यहां पर क्वाज़ी फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं, यानी कि ना तो यूनिटरी होता है और ना ही फेडरल होता है, बीच का पाथ यहां पर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर फेडरल गवर्नमेंट के फीचर देखने को मिलेंगे और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर देखने को मिलेंगे। एक यहां पर जो संविधान के ज्ञाता थे जिनका नाम था केसी वेयर, तो सबसे पहले केसी वेयर के द्वारा बोला गया था हमारी कंट्री को सेमी फेडरल या क्वाज़ी फेडरल, यानी कि पूरा फेडरल नहीं है हमारा देश। तो यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया था, और इवन सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर कई सारे जो केस है उनमें डिस्क्राइब कर चुके हैं कि यहां पर स्ट्रॉन्ग जो बेस है हमारे पास में, एक तरीके सेंटर के पास में ज्यादा पावर है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि हमारा स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, जो एक तरीके से सेंटर की साइड को ज्यादा है, बेसिकली बायस थोड़ा सा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्वाज़ी फेडरलिज्म का बेसिक फंडा यही है कि आप लोगों के पास में एक तरीके से जो स्टेट जो है, जो स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल है, पर लेकिन स्पिरिट में यूनिटी है, ये बोला जाता है। यानी कि पावर यहां पर सेंटर के हाथ में है। जैसे कि अगर बात करें नेशनल और इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर हमारी कंट्री क्या होती है, वो यूनिटरी बन जाती है। तो ये बातें यहां पर जो केसी वेयर का नाम अगर आप लोग लिख देंगे जब भी क्वाज़ी फेडरलिज्म के बारे में आते हैं, तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि बंदे ने पढ़ रखा है और जानता है चीजों को, ठीक है। अभी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी बिल पास किए जाते हैं, अभी किस तरीके से काम चला हमारी पार्लियामेंट में, आसानी से सेंटर पास करा के ले गया, स्टेट के बात में कुछ ही नहीं। इवन आप लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर, वो वाला मुद्दा भी ऐसा है कि आसानी से सेंटर जो है वो लॉ पास करा के ले गया, जबकि वो स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। तो उन्होंने क्या उसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया वहां पर, जबकि मैटर पूरे यहां पर स्टेट के अंडर का था। तो उसको भी अभी यहां पर सुना जाएगा पार्लियामेंट उसके जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो तब बातें देखने को मिलेगी। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने अटेम्प्ट आप लोग कीजिएगा कि हमारी कंट्री के बारे में अगर आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चन कई सारे आप लोग बन जाते हैं, ठीक है। बोला गया यहां पर कि डिस्पाइट बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन फेडरलिज्म नीड इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी एक तरीके से डेमोक्रेटिकली फेडरल, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो लिखा है फिलहाल के टाइम पे उस तरीका फंडा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। एक डेमोक्रेटिकली फेडरल आप लोग बनाइए इसको, ताकि समझ सके रियलिटी में, वरना फेडरलिज्म में बोलने के लिए फेडरल है, हमारा रियलिटी में फेडरल नहीं है, एक फेडरल का मिड पाथ है, यानी कि एक तरीके से क्वाज़ी फेडरल है, ठीक है। तो अब आप लोगों को कुछ भी यहां से क्वेश्चन बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होगा। अगर होगा तो फिर बताइएगा, उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई, पूरे डिटेल से मैंने आप लोगों को यहां पर चीजें समझाई, ओके। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मैं चलने वाला हूं। ये जो आर्टिकल आप लोगों को यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली बात कर रहा है कि मेडिकल एजुकेशन के अंदर अगर हम लोग यहां पर जो कम्युनिटी हेल्थ है,
जो भी सिर्फ कम्युनिटी मेडिसिन है, कम्युनिटी मेडिसिन में अगर कम्युनिटी मेडिसिन प्लस हेल्थ भी ऐड कर दें तो करिकुलम के अंदर, तो और अच्छे डॉक्टर हम लोग अपनी कंट्री में निकाल पाएंगे। तो ये बोलने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो यानी कि थोड़ा सा जो हमारी कंट्री का जो सिस्टम है अभी यहाँ पर, उसको हम लोग को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, खासकर जो हेल्थ का एजुकेशन सिस्टम है। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखिए कोविड-19 ने ना सिचुएशन काफी ज्यादा एक तरीके से बिगाड़ कर रख दिया है। किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड-19 जैसी कोई चीज आएगी और ऐसा माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर काफी सारे माहौल ऐसे बन गए कि यहाँ पर यार इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। जब 7वें शेड्यूल के अंदर जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर, तो आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलती है। मैंने अभी बताया आप लोगों को, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हेल्थ का जो मैटर है यहाँ पर वो आता है स्टेट लिस्ट के अंदर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा इसको भी। हालांकि कई बार बोला जा रहा है कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आना चाहिए ताकि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सके, पर लेकिन हेल्थ का तो मैटर आता है स्टेट के अंदर। पर लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन हो चुका है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसमिट हो चुकी है या फिर कई सारे राज्य में ट्रांसमिट हो चुकी है, अगर कोई ऐसा केस आता है तो वो आप लोगों को फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि वहां पर सेंटर भी हेल्थ के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा सेंटर भी यहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, क्योंकि सेंटर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि बस स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं। ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा बोला गया कम्युनिटी मेडिसिन का। कम्युनिटी मेडिसिन को आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक डॉक्टर है तो आप लोग जाएं उसके पास में, एक तो इलाज करवा के आगे सीधा गया, उसने दवाई दे दी और सीधा अपना पैसे लिया और चलता कर दिया। एक है यहाँ पर एक प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चला है। ठीक है, एक तरीके से कम्युनिटी मेडिसिन में अगर आप लोग बात करें कि यहाँ पर पब्लिक हेल्थ को अगर ऐड कर दिया तो हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसका फोकस जो होना चाहिए, तो किस तरीके से हम लोग एक प्रमोट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया देखिए हेल्थ मेडिसिन दी आप लोगों को और काम खत्म कर दिया, पर लेकिन कम्युनिटी अगर मेडिसिन में कुछ और चीजें ऐड कर दे कि पब्लिक हेल्थ भी हम लोग इसमें ऐड कर दें। ठीक है, एक तरीके से तो यहां पर तो हेल्थ की नीड रहेगी कम्युनिटी एक तरीके से, पर लेकिन अगर उसमें हम लोग थोड़ा सा भी प्रोटेक्ट भी करना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि एक तरीके से जैसे नहीं, एक तो इंसान है कि पढ़ाने वाला एक टीचर है, उसने क्या किया सिलेबस उठाया और एक एक टॉपिक पढ़ाया और पढ़ाकर निकल लिया। एक टीचर ये कि वो इमोशनली बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, जिस बच्चे के पेरेंट्स अभी जिनकी डेथ हो चुकी है कोविड-19 के चलते और दिक्कत देखने को मिल रही है, तो उसको सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड करा रहा है। तो ये वाली बात आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सोशल मेडिसिन भी इसके अंदर ऐड हो जाती है, यानी कि एक तरीके से बिहेवियर जो चेंज है तो उसको एक तरीके से देखने को मिलेगा, किस तरीके से डिटरमाइन करना है हेल्थ को, वो वाली बातें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं। फैमिली मेडिसिन के बारे में बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं कि एक तरीके से अपग्रेड करना है स्किल को, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ग्रेजुएट और जो मेजर क्लिनिकल डिसिप्लिन है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन, अगर आप लोग बोले कि हाँ एक इंसान को एक सही तरीके से अगर उसका डेवलपमेंट करना है तो उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस इंसान के अंदर नॉलेज भी उसको होनी चाहिए, सोसाइटी में एथिकल चीजें भी उसको लेकर चलनी चाहिए, एक उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी समझनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह कि एक तरीके से हर एक लेवल पर विकास करना है। तो हेल्थ सिस्टम को अगर इंप्रूव करना है तो कम्युनिटी मेडिसिन को आप लोग को जो ग्रेजुएट लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उस लेवल पर आप लोगों को कम्युनिटी जो मेडिसिन को लेकर चलना पड़ेगा, उसी के साथ में पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंटिव मेडिसिन और ये भी जोड़ दे तो और मजा आ जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम हम लोग को डेवलप करने की बात की जा रही है। तो ये क्यों बोला जा रहा है ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, आप लोगों को याद होगा मैंने एक आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था, वहां पर मैंने बेसिकली आप लोगों से बात ये की थी कि आज की डेट में अगर हम लोग पंचायती राज सिस्टम पर अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज कर दे एडमिनिस्ट्रेशन को तो कम्युनिटी लेवल पर हम लोग काम कर पाएंगे। अगर कल को कोई बीमारी होती है तो लोकल लेवल पर भी हम लोग उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें कब होगी? जब हम लोग उनको इंपावर करेंगे, उनको हम लोग पावर देंगे, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देख पाएंगे। और फिर से मैं आप लोगों को यहां पर बोलूंगा बेसिकली जब हेल्थ के बारे में कोई टॉपिक आता है कुछ लिखने के लिए आप लोगों से कोई पूछ ले तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पास में जाइएगा तुरंत, जो टोटल मिलाकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो इसको आप लोग जाकर देखिएगा। और यहां पर अगर बात करें 7वां शेड्यूल याद आ रहा है तो यहां पर टोटल मिलाकर 17 गोल आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो 17 गोल में जो गोल नंबर 3 है वो हेल्थ के बारे में बात करता है और मैंने आप लोगों को इसको काफी डिटेल में बताया भी था। जब हेल्थ के बारे में आप लोग बात करेंगे तो यहां पर इस गोल को थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते ये गोल थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैंने बोला था ना एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई हेल्थ हो रही है, वो एक्सीडेंट की वजह से किसी की जान जा रही है, तो वहां पर इसको बोला था कि हम लोग को रिड्यूस करना है। या फिर किसी को एड्स, टीबी या मलेरिया के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, ये वाली दिक्कत आप लोगों ने यहां पर देखी थी। ठीक है, इसी के साथ में और कई सारी चीजें जैसे कि यहां पर यूनिवर्सल हेल्थ के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन यहां पर बोला भी गया कि स्ट्रेंथ करना है प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। एक तरीके से यहां पर अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अगर आप लोग बीमार हो रहे हैं उससे पहले क्यों ना हम लोग चीजों को इस तरीके से लेकर चले कि बीमारी आप लोगों तक पहुंचे ना, तो वो वाला पैटर्न यहां पर फॉलो करने की बात की जा रही है। तो ये आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखेगा, माइंड में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए।
तो कम्युनिटी मेडिसिन को बेसिकली बोला गया है ये एक तरीके से प्रैक्टिशनर नोट ओनली डायग्नोसिस ट्रीट डिजीज देयर हेल्थ एंड द सेंटर क्लिनिक आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली कि ऐसा नहीं कि बस वो वहां पर हेल्थ को ही बात करेंगे, अगर ढंग से इसको लेकर चले जाए तो इंक्लूड करते हैं यहाँ पर प्रिवेंशन भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, कि डिजीज कोई है या फिर डिसेबिलिटी है तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पर कम्युनिटी में हम लोग और ज्यादा चीजों को, हेल्थ सेंटर किस तरीके से और ज्यादा चीजों को सर्व कर सकता है। तो यानी कि चहुमुखी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को चीजों को लेकर चलना है और ये वाली चीजें आप लोग कहां पर लेकर आनी है, ये वाली चीजें आप लोग को बेसिकली बच्चों को पढ़ानी है, ठीक है, जो कि ग्रेजुएट लेवल है, अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर उनको यहां पर लेकर चलना है ताकि हम लोग इसको और अपग्रेड कर सके। यानी कि कम्युनिटी मेडिसिन को कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ को भी इंक्लूड करने की इसमें बात की जा रही है और अच्छे लेवल पर। तो इससे क्या रहेगा, हेल्थ सिस्टम को हम लोग और अच्छे लेवल पर इंप्रूव कर पाएंगे। तो जो भी बाहर बचे हुए हैं उनको सबको हम लोग इंक्लूड कर पाएंगे ताकि हमारी कंट्री में सोशल हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ सिस्टम उन सबको हम लोग प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सके और सेम टाइम यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपर्ट देखने को मिलेगी अदर देन द डॉक्टर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट यहां पर हो जाते हैं जिसको हम लोग को आगे लेकर चलना चाहिए। तो ये बातें यहां पर बताई गई और लिखा क्यों गया है, वो इसलिए लिखा गया क्योंकि कोविड-19 ने अभी चरमरा दी थी हमारे देश की व्यवस्था, तो उसकी वजह से यहां पर ये आर्टिकल है। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर, माइंड में सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा आप लोगों को एक आर्टिकल जो देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा दुखद आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में आप लोगों को पता है हमारे देश में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक अभी यहाँ पर कल भी मैंने बताया था कि अभी स्कूल के अंदर घुसकर टीचर्स को गोली मारी गई, ठीक है, एक तरीके से प्रिंसिपल को गोली मारी गई। तो सबसे बुरी बात क्या है यहाँ पर, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी कंट्री में 5 अगस्त 2019 को हम लोगों ने आर्टिकल 370 और यहाँ पर आर्टिकल 35A को उसको मॉडरेट किया था यहाँ से हटाकर, ताकि यहाँ पर इसको हम लोग पूरे कंट्री में जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करके चल सके और शांति यहाँ पर रख सके। पर लेकिन अभी यहाँ पर जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम लोगों ने ये स्टेप उठाया था वो पर्पज जो है वो फुलफिल नहीं हुआ है। आज भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलेगा, इवन यहाँ पर 2 साल बाद में भी। तो इसी के चलते यहाँ पर देखिए एक टाइम ऐसा टाइम था यहाँ पर कि काफी लार्ज स्केल पर टेररिज्म देखने को मिलता था, तो चीजों को कुछ तो डाउन किया गया ये तो मानना पड़ेगा। पर लेकिन एग्जैक्टली अगर आप लोग बात करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री जो खासकर बात करें तो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर करती है और पाक ऑक्युपाइड जो एरिया यहाँ पर है जिसको बेसिकली आप लोग बोलते हैं यहाँ पर पाक एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया भी, ये सारा हमारे इस एरिया के साथ मिलता जुलता आप लोगों को नजर आता है। तो इसकी वजह से कई बार यहाँ पर हमारी कंट्री में उल्टी सीधी हरकतें होती हैं जो कि खासकर पाकिस्तान के टेररिज्म के द्वारा प्रमोट की जाती है। तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा था हमारी कंट्री में काफी सारे जो पंडित कम्युनिटी के यहाँ पर लोग रहा करते थे उनके खिलाफ काफी ज्यादा यहाँ पर एक वायलेंस हुआ, काफी सारे लोगों को यहाँ पर मारा गया। एक ही दिन के अंदर 1998 में यहाँ पर 23 पंडितों को शूट डेड कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये था यहाँ पर जो इसको बोलते हैं यहाँ पर वनधामा, ठीक है। तो पर्टिकुलर वनधामा मैसेकर के नाम से उसको जानते हैं। ऐसा ही एक देखने को मिला यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी को मारा गया यहाँ पर लगभग 2000 के एयरफेयर में मार्च में। तो यहाँ पर काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार वहां पर किए गए थे। तो उस टाइम पर जो अत्याचार किए गए थे यहाँ पर वो एक नॉर्मल इंसान तो करेगा नहीं वहां पर जम्मू कश्मीर का, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हो जाते हैं जिनको दूसरी कंट्री से कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर यहाँ पर अशांति फैलाने के लिए बात की जाती है, तो वो सारे लोग थे। तो इसके चलते वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने छोड़कर जाना स्टार्ट कर दिया अलग अलग एरिया में, वहां से निकल कर अपनी जान बचाकर। तो अभी यहाँ पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई उसने क्या किया, उसने बोला कि हम लोग इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, फिर से लोगों को लेकर आएंगे यहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कश्मीर वैली के अंदर बेसिकली इनको लाया गया वापसी और उनको कई सारे सपोर्ट प्रोवाइड कराए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि नहीं यार कहीं नहीं जाना है। तो कश्मीरी जो पंडित है उनको यहाँ पर वापस लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो भी यहां पर छोड़कर गए थे अपने घर बार को तो यहां पर उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। पर लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, अभी जो यहां पर डेथ हुई है उसकी वजह से लोगों के अंदर और ज्यादा खौफ हो गया है कि क्या रियलिटी में यहां पर रहना कोई एक तरीके से सही एक मतलब आप लोग बोलोगे स्टेप हो गए यहां पर। तो कई सारे लोग जो है अभी यहां पर दिक्कत में आ गए, ठीक है। तो इसी के चलते देखने वाली बात होगी अभी क्या है, तो बोला जा रहा है अभी यहां पर जो होम मिनिस्टर साहब जो है वो भी विजिट करेंगे, क्योंकि शांति जो बनाए रखने की बात की जा रही थी वो अशांति में भी एक तब्दील होती जा रही है। देखिए एजुकेशन ना सबसे पावरफुल वेपन होता है। अगर एजुकेशन मिल जाएगी तो लोग जो है समझदार होंगे, वो चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। पर लेकिन एजुकेशन को अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, उनको एक अलग तरीके से लेकर बच्चों को चला जा सकता है। तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए एजुकेशन यहाँ पर काफी हद तक लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं, लोगों की एजुकेशन छीनने की कोशिश की जाती है, क्योंकि लोगों की एजुकेशन अगर छीन ली तो फिर वो पैरालाइज हो जाएंगे, वो जिसे लोग कहेंगे वैसे चलेंगे। तो ये वाली कंडीशन है। तो एजुकेशन के ऊपर अटैक किया जाता है, इसलिए मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है जो कि काफी एक दुखद घटना आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ठीक है।
तो ये थी यहाँ पर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कल का डिस्कशन जरूर देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोगों की जो भी छुटे हुए वो तो कवर करूंगा ही करूंगा, और काफी कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए जरा सा भी आप लोगों को उसको कंफ्यूजन में नहीं लेके चलना है, ठीक है। एक काफी इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है जो मैं अभी डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये काफी एक बड़ी बात यहाँ पर हो गई है देश के अंदर में। अभी हुआ क्या, 68 ईयर बाद फिर से जो टाटा है वो बिल्कुल फिर से प्राइवेट के हाथ में चली गई, ठीक है। यानी कि पहले यहाँ पर ये बेसिकली प्राइवेट के हाथ में थी टाटा, फिर देश आजाद हुआ, इसको नेशनलाइज कर दिया गया। टाटा बोल रहा हूँ, एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया ने टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया कई बार ना, ठीक है। तो यहां पर टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो आप लोगों को पता होगा इसको जो फाउंड किया गया था, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पर मैं थोड़ा सा पीछे से और लेकर चलूंगा। यहां पर 1929 में अगर आप लोग बात करें, सबसे पहले फर्स्ट इंडियन टू प्रोक्योर द फ्लाइंग लाइसेंस ये थे जीआरडी टाटा साहब। तो जीआरडी टाटा साहब को सबसे पहले यहां पर हमारी कंट्री में जो यहां पर बेसिकली उनको जो लाइसेंस मिला था फ्लाइंग करने का, और सबसे पहली जो उनकी फ्लाइट देखने को मिली थी वो थी इंडिया टू इंग्लैंड, ठीक है। तो इंडिया टू इंग्लैंड 1930 में इनकी फ्लाइट आप लोग को देखने को मिली जीआरडी टाटा साहब की, ठीक है। तो फिर इनके द्वारा आगे चलकर यहां पर बेसिकली जो फर्स्ट लॉन्च की गई एयर कार्गो सर्विस वो इनके द्वारा स्टार्ट की गई यहां पर 1932 में। तो 1932 में यहां पर इनके द्वारा जो सर्विस स्टार्ट की गई यहां पर ये, तो याद रखिएगा जो ये यहां पर उस टाइम पर, आज के डेट में तो खैर अलग बात है, ये यहां पर कराची टू बॉम्बे ये फर्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिली थी। तो टाटा एयरलाइन जो है वो एक तरीके से यहां पर 1946 में इसको रीनेम कर दिया गया, तो एयर इंडिया लिमिटेड बना दिया, ठीक है। पहले इसको टाटा एयरलाइंस के नाम से आप लोग बेसिकली बोलते थे, ठीक है। तो फिर आगे चलकर क्या किया गया, इसको एयर इंडिया बेसिकली बना दिया गया। 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर कर लिए गए इसके 49 स्टेक, ठीक है। और फिर आगे चलकर इसको 1953 में इसको कंप्लीटली नेशनलाइज कर दिया गया। तो यहां पर कहने का मतलब यह कि ये बेसिकली टाटा के हाथ से पूरा जो एयरलाइंस जो है वो यहां पर छिन गया, यानी कि 1953 में नेशनलाइज किया गया। अगर आगे आने वाले टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है। 2007 में जो एयर इंडिया है वो मर्ज कर दी गई एयरलाइंस, और यहां पर ऑपरेट करने लगी ओनली डोमेस्टिक रूट पर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफी लार्ज स्केल पर दिक्कतें झेलने को मिली यहां पर हमारी कंट्री में, और काफी लंबे समय से यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इसको बेचने की भी कोशिश कर रही थी। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि टाटा से जब इसको छीना गया, फिर यहां पर लगभग 1978 तक जो जीआरडी टाटा साहब थे वो यहां पर इसके बेसिकली बोर्ड के मेंबर रहे, ठीक है। पर लेकिन आगे चलकर जब यहां पर 1978 के बाद में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगने के बाद में जो यहां पर गवर्नमेंट आई, तो फिर यहां पर इनको उससे भी हटा दिया गया, यानी कि इनको फिर से यहां से यानी कि एक तरीके से हटा दिया गया। तो इनके द्वारा ये बोला गया जीआरडी टाटा साहब के द्वारा कि ऐसा लग रहा है कि एक बाप से उसका बच्चा छीन लिया गया है, जब यहां से इनसे कंप्लीटली सारी चीजें छीनी गई। हालांकि फिर आगे चलकर इंदिरा गांधी पावर में आई, उनके द्वारा फिर से उनको बेसिकली इसका पार्ट बना दिया गया, वो एक अलग बात है। पर लेकिन मुद्दा जो है पूरा वो यहां पर यही है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो 1980s में फिर से यहां पर इनको इसका पार्ट बनाया गया। तो इस तरीके से समझिएगा। अभी फिलहाल क्या था यहां पर जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टिंग में बोला गया कि 78% जो इसके स्टेक है वो सेल करने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे चलकर इसको कोई इसके लिए कोई बोली लगाने नहीं आया, फिर बोल दिया गया यार इसके पूरे शेयर हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके 100% शेयर जो है वो हम लोग यहां पर सेल कर रहे हैं, ऐसी बात यहां पर बोली गई। तो अब यहां पर ये जो सेल करने की बात आई थी, तो कई लंबे समय से यहां पर इसके ऊपर कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि कौन इसको खरीद रहा है। तो यहां पर मैंने बोला भी था कि अभी और एडिटोरियल इसके ऊपर आएंगे तो पूरे टॉपिक को कवर करूंगा, तो वही यहां पर आप लोगों को अब कवर करने जा रहा हूं मैं। कई सारी बातें एडिटोरियल आएंगे तो फिर से और बातें देख लेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लें यहां पर ये अभी किसके द्वारा बेसिकली इसको लिया गया है, तो याद रखेंगे यहां पर ये टाटा सन्स की सब्सिडियरी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके द्वारा यहां पर बिड जीती गई यहां पर इनके द्वारा, और 18,000 करोड़ रुपए यहां पर बेसिकली अब यहां पर इनके द्वारा दी जाएंगे गवर्नमेंट को, जिसके बेस पर इनके द्वारा इसको खरीदा गया है, ठीक है। तो यहां पर ये काफी एक मैसेज भी लिखा गया रतन टाटा साहब के द्वारा, ये काफी एक इमोशनल मैसेज था। इनके द्वारा बोला गया इनके द्वारा बोला गया वेलकम बैक एयर इंडिया, यानी कि 68 ईयर के बाद में फिर से यहां पर वेलकम बैक हो गई है। तो इनके द्वारा यहां पर यह भी लिखा गया कि हम पूरी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेंगे कि फिर से इसको ग्रेड बनाया जाए। एक टाइम पर ऐसा था कि टाटा की जो यहां पर ये एयरलाइंस थी वो सबसे पावरफुल यहां पर एयरलाइंस हुआ करती थी, ठीक है। पर लेकिन फिलहाल आप लोगों को कंडीशन पता है कैसी है। तो इनके द्वारा बोला गया कि जीआरडी टाटा साहब जो है वो भी काफी खुश होते अगर यहां पर अभी फिलहाल होते। एक तरीके से काफी इमोशनल मूवमेंट यहां पर हो गया है, तो पूरा एक तरीके से इसको यहां पर फिर से उसी लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि एक नया कंपटीशन यहां पर अभी जो एयरलाइंस के फील्ड में आप लोग एक शानदार देखने को मिलेगा, और अच्छी सर्विस भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर ये बातें की गई हैं। बाकी अभी एडिटोरियल कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो जो भी एडिटोरियल वगैरह आएंगे, जो टॉपिक आएंगे, उनमें और सारी बातें मैं आप लोगों की सारी कवर करूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखेगा।
आगे चलते हैं यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में फिर से झड़प देखने को मिली यहाँ पर तवांग वाले एरिया में। तो हुआ क्या, हमारी कंट्री की जो फोर्स है उन्होंने चाइना के कुछ फोर्स को यहाँ पर, चाइना के कुछ जो ऑफिशियल थे उनको बेसिकली यहाँ पर पकड़ लिया, हालांकि बाद में छोड़ दिया। कंडीशन क्या थी, बोला कि हमारी कंट्री के साइड में बेसिकली पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो नॉर्मली आप लोग को याद होगा, याद रखेगा, यहाँ पर गालवान वैली में क्लैश हुआ था, हमारी कंट्री के भी कई सारे जवान शहीद हुए थे और चाइना की साइड से भी कई सारे लोग मारे गए थे। तो उस टाइम पर कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। ठीक है, हमने तो बोल दिया कि हमारे इतने जवान शहीद हुए, पर चाइना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था एंड तक भी कि हाँ कितने लोगों की यहाँ पर जान गई है, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अभी गालवान वैली होगी, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, या पोंगो जहां पर पोंगोंग सो लेक हो गया, तो यहां पर एक तरीके से सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो मैप को थोड़ा सा अच्छे से रखिएगा। इंडिया और जो चाइना के बीच में एक प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये जो पर्टिकुलर एरिया है अक्साई चीन वाला, ये तो चाइना के द्वारा क्लेम, एक तरीके से ऑक्युपाइड बाय चाइना और क्लेम्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो ये यानी कि चाइना के द्वारा बेसिकली कंट्रोल है इसके ऊपर और इंडिया क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है और इसको चाइना को छोड़ना चाहिए। पर लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वो बेसिकली एडमिनिस्टर किया जाता है इंडिया के द्वारा, यानी कि हमारे कंट्रोल में है, और क्लेम करता है चाइना की साउथ तिब्बत का पार्ट, बेसिकली तिब्बत का सदर्न पार्ट है यहाँ पर ये। तो ऐसी बातें चाइना बोलते हैं। तो चाइना की जो हरकतें हैं ये कंटिन्यूअसली आप लोग को देखने को मिलती रहती है। तो फिलहाल अभी रिश्ता-कसी दोनों के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये जो अभी आप लोग को देखने को मिला, जो बेसिकली जो जम्मू कश्मीर वैली के अंदर जो पंडितों के साथ में जो चीजें, उसके बारे में बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कल हमारी देश में यहाँ पर 89th एयरफोर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, ये हिंडन एयरवेज जो है गाजियाबाद के अंदर, वहां की पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो काफी शानदार तरीके की यहाँ पर परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, तो काफी एक तरीके से अप्रिशिएट करने लायक भी मूव है यार, हमारी देश की फोर्सेज जो है इस तरीके से कर्तव्य दिखाती है। तो ये एक तरीके से काफी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं लोग जो है और इंस्पायर होते हैं अपने आप को पर्टिकुलर सर्विस के साथ में कनेक्ट करने के लिए। नव युवक जो है वो आगे आते हैं कि यार हमको भी एयरफोर्स में जाना है, देश के लिए कुछ करना है। तो ये काफी अच्छा तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर। अभी बोला गया कि जैसे कोविड-19 की वजह से जो लोगों की डेथ हुई थी, तो उनको 50,000 रुपए देने की बात की गई थी। तो 50,000 रुपए स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से दिया गया, मैंने आप लोगों को बताया था। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से देने की बात की गई। तो सेंटर डिडंट आस्क फॉर ऑक्सीजन डेथ डेटा, यानी कि जो ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की डेथ हुई थी, वो वाला डेटा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मांगा गया है। तो इसको लेकर अपोजिशन जो है वो यहां पर हाहुल्ला कर रही है कि वो भी यहां पर इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको भी फायदा मिलना चाहिए क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। तो इसको लेकर काफी बड़ा ये मुद्दा अभी यहां पर बन रहा है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली यहां पर अभी जो बात की गई है, तो यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अथॉरिटी है उसके द्वारा बोला गया कि फंड दिया जाएगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से निकाल कर लाया जाएगा। और उसमें यहां पर जो लाया जाएगा, ये सारा जो पैसा जाएगा वो मैक्सिमम ग्रांट इन एड में जाता है। और ग्रांट इन एड मैंने बताया था आप लोगों को, आर्टिकल 275 के अंदर में आता है हमारे संविधान के अंदर में। उसी के साथ में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा, आर्टिकल 266 के अंदर में आता है। कंटीजेंसी फंड के बारे में याद रखिएगा, आर्टिकल 267 के अंदर में आता है। और यहां पर ग्रांट इन एड का मतलब ये होता है कि जो पैसा दे दिया वो रिटर्न नहीं है, ये बस गया तो गया, एक तरीके से दान वाला कैटेगरी में आप लोग इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ग्रांट दे देना एक तरीके से। ओके, तो ये मुद्दा देखने को मिलेगा। तो 75% तो सेंटर जो देता है वो नॉर्मल स्टेट के लिए, वो सॉरी जो नॉर्मल स्टेट के लिए देता है, और 90% जो स्पेशल स्टेट के लिए देता है। ठीक है, तो कैग जो होता है आप लोगों को पता है आर्टिकल 148 के अंदर कैग आता है, वो भी यहां पर इस पैसे की निगरानी करता है, कैसे कैसे ये पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी डिससेटिस्फेक्शन दिखाया गया है, डिससेटिस्फाइड है सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की गई है। अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को पता है एक इंसिडेंट देखने को मिला लखीमपुर खीरी के अंदर में, जो पर्टिकुलर यूनियन मिनिस्टर की गाड़ी के नीचे, मतलब उनका जो जत्था था उसके नीचे आकर 4 किसानों की भी यहां पर जान गई और भी कई सारे लोग जो है इंजर्ड हुए और जान गई। तो उसकी वजह से रिपोर्ट मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो बोला गया कि लीपापोती की जा रही है, रियलिटी में बोला कुछ जा रहा है और ग्राउंड लेवल पर कुछ और देखने को मिल रहा है। तो रिपोर्ट ऐसी नहीं है जैसी एक्सपेक्ट की गई थी यहां पर। ठीक है, तो ये बातें हैं यहां पर जिसकी वजह से चीजें न्यूज में है। ओके, आगे चलता हूं। यहां पर नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, देखिए ऐसी दुर्घटना भी पास्ट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान के अंदर 46 लोगों की जान चली गई, और ये भी कहां पर, मोस्क के अंदर। ऐसा नहीं कि मंदिर था, गुरुद्वारा था। तो कहीं आप लोग सोचिए यार, किसी पर्टिकुलर एक अगर मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये ऐसी चीजें होती है जहां पर लोग जो है शांति, एक तरीके से दिमाग की शांति के लिए जाते हैं, अपने आप को गॉड अल्लाह भगवान को समर्पित करते हैं और उनको फील होता है अच्छा। पर लेकिन अगर ऐसी ही जगह पर यहां पर एक तरीके से बम ब्लास्ट हो गया, रेप कर दिया किसी का, गोली मार दी किसी को, ऐसी जगह पर कोई इस तरीके की
दुर्घटना हो गई तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन की सेंस नहीं हो जाती थोड़ी सी। रिलीजन जिसको लोग इतना अच्छे से अपने रिलीजन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वहां पर ऐसी हरकतें देखने को मिले तो ये काफी बुरी बात है। पर अफगानिस्तान में अब क्या कर सकते हैं, जब रूल ऐसा है तो उसमें क्या ही बोला जाए। ठीक है, एक और यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आ रहा है, आप लोगों को पता कोविड 19 के चलते एजुकेशन में काफी ज्यादा डिवीजन देखने को मिला। एक गरीब तबका सोसाइटी का जिसके पास में एजुकेशन नहीं मिल पाई, एक अमीर तबका सोसाइटी का, तो दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो उसी के बारे में यहां पर बेसिकली बात की जा रही है कि डिजिटल डिवाइड यहां पर निकलकर सामने है, एक तरीके से उसको आप लोगों को भरना पड़ेगा, कैसे लेकर चलना है। तो कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है और दिल्ली गवर्नमेंट से यहां पर कि एक तरीके से किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलोगे, जो यहां पर अमीरी और गरीबी एक तरीके से जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही उनके बीच में जो डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से ये बोला गया, एक तरीके से अगर बोले तो हर एक पर्सन, बच्चे की खासकर अगर बात करें तो वर्ड भी यूज किया गया है, बच्चे का हक है। आप लोगों को पता है ना, मैंने 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट है एजुकेशन हमारे देश में। तो फंडामेंटल राइट एजुकेशन बनाया गया इसको हमारे देश में, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। तो जब यहां पर 2002 में तो इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो वो फंडामेंटल राइट बेसिकली अगर बच्चों को नहीं मिल पा रहा है तो फिर इसमें आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो बच्चों को उनका फंडामेंटल राइट जरूर मिलना चाहिए एजुकेशन, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इवन यहां पर जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी भी यहां पर ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। जो 11th ड्यूटी ऐड की गई थी ना, जो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, तो वो यही ड्यूटी ऐड की गई थी कि हाँ पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि हाँ वो बच्चों को एजुकेशन बेसिकली प्रोवाइड कराए। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। ठीक है, बाकी काफी बड़ा हाहुल्ला उस टाइम पर हुआ था जो राम रहीम वाला केस आया था। अब ये केस में यहां पर बेसिकली जो अब फाइनल जो है चीजें देखने को मिल रही हैं, तो कन्विक्टेड पाया गया राम रहीम को और 4 को यहां पर, जिनके द्वारा हत्या भी की गई थी यहां पर अलग अलग कई सारे लोगों की। तो सीबीआई के द्वारा यहां पर अभी जो पंचकुला जो के अंदर यहां पर सिरसा के अंदर ये सारी चीजें जो देखने को मिल रही है, तो उसके चलते अभी चीजें सामने निकल कर आई है। उस टाइम पर कई सारे आरोप लगाए गए थे, ठीक है, कि एक तरीके से क्या इस तरीके से जो हमारी कंट्री के अंदर जो बाबा वाला स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, अलग अलग जो बाबा होते हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन के अंदर आप लोग क्यों ना चले जाएं। आज के में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, साउथ इंडिया में एक केस आया चर्च के अंदर, यहां पर एक सेक्सुअल असोल्ट का केस यहां पर देखने को मिला। तो कई सारे ऐसे केसेस यहां पर देखने को मिलते हैं, कभी आप लोगों को देखने को मिलते हैं अलग अलग रिलीजन के, ये जो इतने पवित्र जगह मानी जाती है लोगों के लिए, वहां पर अगर इस तरीके के इंसान देखने को मिलते हैं तो वो एक तो शर्मसार कर देते हैं पूरे एक रिलीजन के ऊपर, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि जो इनके जो बड़े बड़े जो इनके नहीं एक तरीके से जो रिलीजन को ठेकेदार बेसिकली बोले, जो इनको एक ठेका लिए बैठे हैं कि हम रिलीजन को चलाएंगे, और यहाँ पर जो पवित्र जगह होती है मंदिर मस्जिद इस तरीके की जगह पर आप लोगों को जब कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है रिलीजन के नाम पर, तो रिलीजन को बेसिकली कहीं ना कहीं आप लोग गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीजें जिनको हम लोग को थोड़ा देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं यार देखो सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठकर जिंदगी जीनी चाहिए। खासकर अगर बोला जाए एक ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करनी चाहिए, बाकी तो सब चीजें अपनी जगह हैं। आप लोग समझदार है, बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पाक बे के अंदर बेसिकली बोला जा रहा है एक तरीके से स्कीम जो है वो एक काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। देखिए हमारी कंट्री में क्या होता है, जब मछली पालन के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जब इंडिया और जो बात करते हैं श्रीलंका के बीच में, तो काफी ज्यादा झड़प देखने को मिलती है कई सारे मुद्दे को लेकर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये बेसिकली पाक स्टेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया की साइड से और यहाँ पर जो श्रीलंका की साइड से कई बार मछुआरे पकड़े जाते हैं दोनों कंट्री के द्वारा, वो उसके पानी में चलाता है, वो उसके पानी में चलाता है। तो कैसे उसको लेकर चलना है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चलने की बात की जा रही है, ताकि ढंग से टैकल चीजों को किया जा सके। ठीक है, यहां पर जो राहुल गांधी साहब के द्वारा बोला गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो प्रोटेक्ट फील नहीं कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई यहां पर आर्टिकल 370 को हटाने के बाद भी, कि बोला था कि यहां पर शांति लगाकर रखेंगे। और बहुत बड़ा मुद्दा देखिए यहां पर ये भी है, जो कहीं ना कहीं जो एडिटोरियल के अंदर भी दिया था, जो खासकर अगर बोला जाए तो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वहां पर आजकल में जो लोकल एरिया में पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अब तक भी वहां पर इंक्लूड करके नहीं चला गया है, अब तक भी इलेक्शन वहां पर नहीं देखने को मिले। पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ, किसी स्टेट को तोड़कर हम लोगों ने बेसिकली यूनियन टेरिटरी बना दिया, 2 यूटीज हमारे देश से बन गई, पर लेकिन इन यूटीज के अंदर भी एक को बोला गया था कि इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, तो वहां पर अब तक भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए गए। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग को आगे चलना है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। ठीक है, बाकी ये तो फालतू की न्यूज है। यहां पर बात की जा रही है कि 31 सेलेक्ट किए गए लेटरल एंट्री के अंदर। आप लोगों को पता है कि यूपीएससी के द्वारा यहां पर लेटरल एंट्री यहां पर रहती है, जिसमें अपने अपने फील्ड के जो यहां पर काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है डायरेक्ट, बिना कोई एग्जाम दिए हुए। ठीक है, तो लेटरल एंट्री में यहां पर भी 31 लोग जो हैं वो यहां पर डायरेक्ट बेसिकली यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर यहां पर 6 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर ये ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टरेट, डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक पर जाते हैं, जहां पर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर आप लोग पहुंचते हैं। वहां पर ये इंसान जो है वो बाहर से ही इस पोस्ट पर यहां पर पहुंच जाते हैं।
जाते हैं, ठीक है। तो उसके चलते हालांकि कई बार यहाँ पर कंट्रोवर्सी भी हुई है इसको लेकर कि एक तरीके से बाहर का पर्सन लाकर आप लोग सर पर बैठा देते हो उसके ऊपर, जो कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आता है। तो वो सारी कंट्रोवर्सी अपनी जगह पर, लेकिन हाँ ये आज के डेट में है कि अगर कल को आप लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हो, आईएएस नहीं बन पाते हो, तो अपने फील्ड में अगर अच्छी सी नॉलेज आप लोग ले लो तो आप लोग जाकर उन सबके सर पर बैठ सकते हो एक अच्छी नॉलेज के साथ में, और गवर्नमेंट एक अच्छी नॉलेज के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं, यानी कि ऐसा है कि एक और अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग का जो नहीं टाइम खत्म हो जाए यहाँ पर कि हाँ यार अटेम्प्ट खत्म हो गए, तो अपने फील्ड से फिर भी आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसको लगता है कि नहीं यूपीएससी में ही जाना है, ठीक है, मतलब एक तरीके से आईएएस की पोस्ट पर ही जाना है, तो डायरेक्ट आप लोग को ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली लेटरल एंट्री कैटेगरी में आता है, ओके। आगे बात करें तो यहाँ पर ये है बेसिकली वो अटैक जिसमें यहाँ पर 46 के करीब लोगों की जान चली गई अफगानिस्तान के अंदर। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बुरी दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिली यार। ये रियलिटी में कंडेम करने वाली तो चीजें हैं पर, लेकिन कंडेम करने से क्या होगा, ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन भी थोड़ी सुधरनी चाहिए। तो काफी बुरी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। नोबेल पीस प्राइज यहाँ पर अब की बार जो दिया गया, ये दिया गया दिमित्री जो है यहाँ पर मुराताऊ, ठीक है, ये है रसिया के। इसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर ये है मारिया रीसा। तो यहाँ पर एक तो है कहाँ के, एक तो है यहाँ पर फिलीपीन के और एक है यहाँ पर रसिया के। तो इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, और किसके लिए, ये बेसिकली ये फाइट फॉर जो प्रेस फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अपने संविधान के अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 19 के अंदर फर्स्ट के अंदर ए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं पार्ट 3 के अंदर। तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बाकी मैंने बताया आप लोगों को नोबेल प्राइज सारे एक वीडियो के अंदर कवर करूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, फिर भी थोड़ा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख लेना, ठीक है। नाम जो है हल्का सा आइडिया रखेंगे, फिर से सुनेंगे तो रिविजन भी आप लोग हो जाएगा और लंबे समय तक आप लोग इसको याद भी रख पाएंगे। तो ये बेसिक पर्पज है। यूएसए के द्वारा बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि यूएसए जो है वो ताइवान में जो यहाँ पर शांति के अंदर एक तरीके से कई सारी जो फोर्स है उनको ट्रेनिंग दे रहा है ताकि चाइना को डिस्टेबलाइज किया जा सके। ऐसी बातें यहां पर देखने को मिली, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं यूएसए के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को पता है ताइवान के अंदर अभी बेसिकली क्या चल रहा है, चाइना उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जब से उसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर अलग से जाकर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की बात की, चाइना ये बोलता है कि ताइवान जो है वो मेरा पार्ट है। तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए और पाक जो ऑफिशियल है उनके द्वारा बात की गई कि कैसे अफगानिस्तान में शांति बनाकर रहनी है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो देखते हैं कैसे यहां पर शांति को ये रख पाते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो मुद्दा यहाँ पर ये है बेसिकली जापान के नए प्राइम मिनिस्टर आ गए जिनका नाम है यहाँ पर फ्यूमियो केशिदा, ठीक है। तो ये है नए प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा बोला गया है कि डिफेंड करेंगे अपनी लैंड, टेरिटरी, सी, एयर स्पेस सब यहाँ पर बेसिकली चाइना को बेसिकली एक तरीके से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है अभी फिलहाल इनसे पहले जो थे, ठीक है, तो वो अभी यहाँ से चले गए क्योंकि वो कोविड-19 को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। तो अभी ये नए प्राइम मिनिस्टर अभी यहाँ पर आए, ठीक है। तो इनके बारे में हल्का सा याद रखिए, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाते हैं पर्सन स्पेसिफिक न्यूज के अंदर भी, ठीक है। तो ये इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। अब जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था उसका आंसर आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पर बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, ठीक है। तो यहां से अगर आप लोग क्वेश्चन बन जाता है तो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, क्योंकि अभी नई हमारी कंट्री मिनिस्ट्री भी लाई गई है। तो सबसे पहले आंसर क्या है यहाँ पर, ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात की जा रही है। तो फंडामेंटल राइट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन से आर्टिकल के अंदर इसको डाला गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 19 के अंदर इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है। पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 19 के अंदर इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो यहां पर बात की जा रही है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स यहां पर शब्द यूज किया गया। आर्टिकल 19 के अंदर जब आप लोग जाएंगे, इसके अंदर 1 के अंदर जाएंगे तो सी पोर्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यहां पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारी कंट्री में, कब किया गया था, ये 2011 में किया गया था। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारी कंट्री बोला गया कि हम लोग क्या करना है कि कोऑपरेटिव्स के बारे में बात की, इनको ऐड किया गया। ऐड कहां किया गया, एक तो मैंने बता दिया फंडामेंटल राइट बनाया गया, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी इसको ऐड किया गया, याद रखिएगा। आर्टिकल 43B के अंदर कोऑपरेटिव्स को डाला गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर कोऑपरेटिव्स के बारे में आप लोग बात करते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर अगर एक पार्ट अलग से ऐड किया गया, पार्ट ये है यहां पर 9B, पार्ट 9B यहां पर ऐड किया गया कोऑपरेटिव्स के बारे में। तो आर्टिकल 43 ये यहां पर ZH से लेकर आप लोगों को आर्टिकल 43 आप लोगों को ZT तक देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर पार्ट अलग से ऐड किया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसका। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। जब आप लोग संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में जाएंगे तो 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कोऑपरेटिव्स आप लोगों को देखने को मिलेगी वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आती है 7वें शेड्यूल के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए कई बार बोला जाता है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर हो सकता है कि स्टेट की जो पावर है वो उसको छीनने का काम करे, यहाँ पर इसके ऊपर कई सारी बातें बोली जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया था कि मिलकर काम करना चाहिए सेंटर और स्टेट को। तो ये बातें हैं। जो पार्ट 11 में पार्ट 9 बोला है तो याद रखना पार्ट जो 9 में आप लोग को देखने को मिलेगा पंचायत के बारे में बात की जाती है, ठीक है। पार्ट 9A के अंदर जो है म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात की जाती है। पार्ट 9B के अंदर यहां पर
कोऑपरेटिव्स के बारे में बात की जा रही है। कंफ्यूज मत करना जो पार्ट्स होते हैं और जो कंफ्यूज मत करना जो शेड्यूल होते हैं। अच्छा, शेड्यूल तो मैंने बता दिया 12 होते हैं। हमारे संविधान में पार्ट्स कितने हैं ये बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है। ये बेसिक चीजें हैं, इनके ऊपर डिटेल में मैंने चीजें आप लोगों को पढ़ा रखी है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दी सारी। तो ये थी बातें बेली। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, फिर से कांग्रेचुलेशन डियर, एक काफी अच्छे से आप लोगों ने मेहनत की और इसको अचीव किया। क्वेश्चन को डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया, ओवरव्यू लिया। एक जम्मू एंड कश्मीर वाला आर्टिकल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने बात की फेडरलिज्म के बारे में, काफी डिटेल में मैंने पूरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये शेड्यूल वगैरह भी बताया और सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट हेल्थ के बारे में काफी डिटेल में कई सारी बातें डिस्कस की। तो यहाँ पर मैंने कई सारे बेसिक भी आप लोगों को बताए जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने एयर इंडिया को बारे में बात की काफी डिटेल में। फिर हम लोगों ने इंडिया और चाइना की कुछ बातें हम लोगों ने यहाँ पर जानी, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिखाया। एयरफोर्स डे के बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और बातें की जो कि ऑक्सीजन डेटा और वो सारी चीजें और क्या क्या चीजें चल रही है, ये कुछ बातें थी यहाँ पर। बेसिकली किस तरीके से डिजिटल डिवाइड को खत्म करना है और फंडामेंटल राइट एजुकेशन सारी, ठीक है। ये राम रहीम को बेसिकली सजा, ये था यहाँ पर साउथ इंडिया के बारे में। ये यहाँ पर हम लोगों ने बात की क्या क्या बातें, लेटरल एंट्री एंड वो सब सारी, ठीक है। और बाकी जो नोबेल प्राइज के बारे में बात की, नोबेल पीस प्राइज ये था। और बाकी तो बेसिक है, जापान के प्राइम मिनिस्टर आगे नारे, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। तो फीडबैक देकर जरूर जाना, कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना। और पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और ऑल द बेस्ट जो भी पेपर देने जा रहे हैं। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का भी, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।